बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और आज हम यहाँ से अपने शो का आगाज़ करें। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में मौजूद होंगे, या तो ऑफिस में होंगे या रास्ते में होंगे, जहाँ पर भी मौजूद होंगे आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से अपने दिन का आगाज़ करने की तैयारी कर रहे होंगे। मौसम के बारे में सबसे पहले आपको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि मौसम के बारे में आपको पता हो ना तो ज़रा ईजी हो जाता है दिन को मैनेज करना। मुल्क के मैदानी इलाके जो है ना, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर धुंध का जोर है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर से हिरन मीनार तक जो है ना वो बंद कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे की बात की जाए तो वो पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई है। 2 दिन पहले मैं वापस आई वैसे लाहौर से, तो इतनी ज़्यादा धुंध नहीं, लेकिन डे बाय डे अब सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती है। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे गोजरा से मुल्तान तक बंद है। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जो है रोक दी गई है। पिंडी भटिया फैसलाबाद मोटरवे जड़ावाला से दरखाना तक बंद है और हुक्काम की जानिब से बार बार ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही है। अपील की जा रही है कि ड्राइविंग के दौरान आप एहतियात करें ताकि आप अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज कर सकें, उनको बचा सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ हुक्काम क्यों करे भाई, हम खुद भी आपको रिस्पॉन्सिबल बार बार यही बात करते हैं ना, हर रोज एक ही बात होती है कि भाई अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, स्पेशली उस वक्त जब धुंध या स्मॉग बहुत ज्यादा हो। एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी ने रंग जमाया हुआ है। वादी नीलम जो है उसकी रत्ती गली झील शदीद सर्दी की वजह से जम चुकी है और स्वाद की महूडन झील का मंजर भी काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। वैसे कल ही हम बता रहे थे कि बर्फबारी इतनी हुई नहीं है अभी तक, लेकिन शुरू हो गई है। अब सयाह जो है वो कितना इंतजार कर लेते हैं, अल्लाह ताला को भी पता है लोग इंतजार कर रहे हैं, तो चले बर्फबारी जो है वो अब हो चुकी है। चित्राल के पहाड़ों पर भी हर तरफ सफ़ेदी नज़र आ रही है, वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है। और अब मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला कब शुरू होना है ये अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खुश्क सर्दी पड़ रही है कि जितने भी मैदानी इलाके हैं पूरे मुल्क के, और लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं कि कब बारिश हो ताकि ये खुश्क सर्दी जो है जिसमें बहुत सारी बीमारियां हैं उससे निजात मिल सके। अच्छा, इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा हमारे फ़ोन्स भी, क्योंकि फ़ोन के थ्रू हमें फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अब एक तरह से ना हमारी ज़रूरत नेसेसिटी बन चुका है। पहले हमें लगता था कि शायद ये लग्जरी नहीं है, अब लग्जरी नहीं रहा ना, अब तो नेसेसिटी बन लग्जरी है। आप मोबाइल के बगैर कहीं जाती हैं? बिल्कुल नहीं जा सकती, तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब तो सबसे पहली बात ही होती है कि भाई मेरा मोबाइल कहाँ, जैसे आपके जिस्म का हिस्सा। भाई आप तो सो के उठते सबसे पहले ढूंढ रहे होते फोन की तरह। हाँ, लेकिन समटाइम्स ये होता है ना, मुझे अब लगता है कि मेरा मोबाइल पुराना हो गया है तो मैं नया ले लूं, लेकिन इतने महंगे हो चुके हैं, इतने महंगे हो चुके हैं कि आपको 10 दफा सोचना पड़ता है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक उम्मीद पैदा हुई है। अच्छा, वो उम्मीद क्या है ना, आप बता दीजिए। उम्मीद क्या है जी? मोबाइल फोन्स की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान पैदा हो गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात ने कहा है कि मोबाइल फोन लग्जरी आइटम्स नहीं है, बल्कि FBR और PTA मोबाइल फोन्स पर आए टैक्सों से मुतालिक एक जामे रिपोर्ट तैयार करें और इसमें पॉलिसी ऑप्शंस, मुआशी असरात, बैनुल-अक़वामी मवाजना और मुमकिना तरामीम शामिल हों। तो जनाब अब एक उम्मीद की किरण, जिस तरह आयशा ने कहा है कि वो पैदा हो गई है। जो भारी भरकम टैक्स हम दिया करते थे और अभी तक दे रहे हैं, जो भी नया फोन लेने का ख्वाब भी देखता है तो उसको पता है भाई ख्वाब में भी इतना ज्यादा जो है वो टैक्स आ रहा है, वो कम हो रहा है। ख्वाब में भी टैक्स आ रही होती है। अच्छा, बहरहाल ये जो एक प्रॉब्लम थी ना, इसको रियलाइज किया हमारे एक बड़े यंग पॉलिटिशियन हैं और उनका नाम है जनाब अली कासिम गिलानी, MNA भी है वो, और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे भी हैं। उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स में भारी टैक्सों पर तनकीद की और कहा कि अगर फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए तो सार्फिन को दोबारा से टैक्स अदा करना पड़ता है, विच इज़ अनफेयर। उन्होंने निशानदेही की कि स्मार्टफोन्स पहले ही बहुत महंगे हो चुके हैं और यहाँ तक कि पुराने iPhone 6 मॉडल पर 35,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है, और नया iPhone अगर आपको लेना हो, iPhone 12 भी इवन अगर आपको लेना हो तो उसकी दरामद पर भी आपको 1 लाख रुपए तक टैक्स दिया जाता है। लोग स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल करते हैं कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए, वीडियो शेयरिंग्स के लिए और ई-कॉमर्स के लिए। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है इसके
अंदर, तो लोगों को या फ्रीलांसर्स को हमें बजाय इसके कि और ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती जा रही है। अब इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने शोज़ के अंदर, और अली कासिम गिलानी साहब ही हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उस वक्त वो फिजिकली यहाँ पर मौजूद नहीं थे। हमने कहा कि क्योंकि वो इस्लामाबाद आए हुए हैं तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, तो हमने उनको मदऊ कर लिया है। अली कासिम गिलानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस इशू पर भी बात करेंगे, उनकी पर्सनल ज़िंदगी और ज़रा थोड़े करियर पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। हमेशा बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके, क्योंकि जो इश्यूज़ आप उठाते हैं ना वो बहुत ही रिलेटेबल होते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत जुड़े हुए होते हैं। ये इशू सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन्स, अब सबसे पहले ये बताइए, आपको भी लगता है कि मोबाइल फ़ोन्स महंगे होंगे? ये मुझे याद है पहले भी सवाल किया था आपसे। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल एक अफोर्डेबिलिटी का मामला है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि हमारे जो रियासती इदारे हैं, टैक्स कलेक्शन के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स को लग्जरी आइटम ट्रीट किया हुआ है, और जिस तरह गाड़ियाँ एक लग्जरी है उसी तरह मोबाइल फ़ोन्स को भी वो कंसिडर करते हैं कि ये लग्जरी है। लेकिन जैसे आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन्स अब एक एसेंशियल आइटम है और हर बंदे की एक ज़रूरत है, हर बंदे के हाथ में होता है। और मैं समझता हूँ कि ये इशू, ये एजेंडा कमेटी में लेके जाने का मकसद भी ये था कि मोबाइल फ़ोन्स को अफोर्डेबल बनाया जाए, और ताकि जितने भी लोग हैं, आवाम है, लाखों करोड़ों लोगों का ये मसला है। फ़ोन तो कोई भी ले सकता है। असल में आप भी जानती हैं कि हमारा जो माशरा है उसमें कई जो लोग हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं, अमेरिका में, यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, और उनके जो रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं वो उनको जब फ़ोन करते हैं कि जी वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि मेरे लिए चॉकलेट्स ले आना, सब ये कहते हैं मेरे लिए आईफोन लेके आना। तो जब वो आईफोन आ जाता है उसके ऊपर फिर आप देखते रहे बैठ के जब तक फिर वो 1.5 से लेके 2 लाख के दरमियान। एक्चुअली जो मेरा फ़ोन था, जिसकी मुझे एक किस्म की तकलीफ हुई, वो ये था कि माई फ़ोन इज़ 1 टेराबाइट, तो उसके ऊपर जो टैक्स था वो हाईएस्ट स्लैब था FBR का 2,48,000। तो लेकिन मेरे से हर जगह अब लोग पूछते हैं कि ये टैक्स कब ख़त्म हो रहा है, हम कब अपना फ़ोन लें, कब ख़त्म तो हो रहा है? मैं एक ही दफ़ा ये आपके शो से ही बता देना चाहता हूँ कि एक जॉइंट रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो टैक्स पॉलिसी ऑफिस, FBR और PTA मिल के कर रहे हैं। और जो पार्लिमानी कमेटी है उन्होंने कुछ महीनों का टाइम दिया है कि आप एक नई PTA की पॉलिसी लेके आए जो रैशनल हो, अफोर्डेबल हो, जिससे ये तासुर ना मिले कि हमारी गवर्नमेंट या FBR जो है वो टेक्नोलॉजी को डिस्करेज कर रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो मेरे माइंड में आ रहे थे जब मैं ये खबर पढ़ रही थी। आई रिमेंबर हमेशा जब भी इस तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं तो महसूस ऐसा होता है, बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी, जब हम बजट की तकरीरें सुन रहे होते हैं कि जो वो इंसान वहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है उसको शायद पता नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आम इंसान के साथ है क्या। आई रिमेंबर जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे और मोबाइल फ़ोन्स या जो डाटा पैकेजेस होते हैं उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, और उनकी तरफ से कमेंट ये आया था कि अगर रातों को फ़ोन पर बात करनी है तो टैक्स भी अदा करें। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसको एक लग्जरी के लिए, प्लेजर के लिए इस्तेमाल करें, आपकी ज़रूरत भी हो सकती है और उसकी हद के अंदर सारे ही लोग आ जाते हैं। तो डू यू बिलीव, क्योंकि आपका उठना बैठना आप खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, रियलाइजेशन है आवाम के इश्यूज़ की ख़ास तौर पर, एंड देन मैं इसकी लग्जरी है या नहीं इस पे बात करेंगे। जो यंग जनरेशन है, जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें तो रियलाइजेशन है, और उनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट भी मिली इस इशू के ऊपर। फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, इज़ ऑल्सो, उनका ताल्लुक भी एक नौजवान तबके से है, तो ऑल्सो ही इज़ वेरी और टेक्नोलॉजिकल सेवी हैं वो, तो हर वक्त उनके हाथ में भी फ़ोन होता है, तो ही रिलेट्स टू आवर इश्यूज़ एज़ वेल। जहाँ तक इसहाक डार साहब की वो जो फ़ोनों पे बात करने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अब चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे किसान हैं हम उनको रियल टाइम क्लाइमेट के बारे में बताते रहें। अगर कोई फ्लड आ रहा है तो उसको रियल टाइम अलर्ट जारी करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लें। जो ख़वातीन हैं, गरीब ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ले रही हैं, उनको पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस में बहुत करप्शन होती है, लोग कटौती होती है पैसों में, तो
अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे, स्मार्टफोन्स होंगे, अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, तो उनका पैसा भी महफूज रहेगा। तो हमें इस तरह सोचने की ज़रूरत है और जो हम पॉलिसी बनाते हैं उसको हम एक होलिस्टिक अप्रोच उसकी होनी चाहिए। अच्छा, कितनी कमी हो सकती है टैक्सेस में, एक तो थोड़ा सा ये बता दें, और कब तक एक्सपेक्टेड है, हम कब एक्सपेक्ट करें कि मैं जैसे कि कब तक एक्सपेक्ट करूँगी मैं नया फ़ोन ले सकूँ? देखें, जो अनफेयर और जो ज़्यादती की बात थी, जो हमने पॉइंट आउट की कमेटी में कि मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर 4 मुख्तलिफ किस्मों के टैक्स चार्ज हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल लेवी, उसके बाद एक रेगुलेटरी ड्यूटी, उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन $700 से ज़्यादा है, $700 तो बेस प्राइस है। जो मोबाइल फ़ोन जिस तरह फॉर एग्जांपल 17 Pro Max है, उसकी बेस प्राइस इज़ नॉट $700, इट स्टार्ट फ्रॉम $1000। तो स्लैब्स अलग हैं। तो उसके ऊपर जो FPR सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा था वो 25% था, वो स्केड्यूल 8 में उसको डाला हुआ था और वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो एक और भी टैक्स विद होल्डिंग टैक्स जिसको बोलते हैं वो चार्ज किया। तो 4 किस्म के टैक्स वो चार्ज कर रहे थे, वो मिलाकर बहुत एक्सोर्बेंट बनते हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ। तो हमारी कोशिश ये है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है, जिस तरह आप बाकी विद होल्डिंग टैक्सेस भरते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का जो टैक्स है जो आप नेटवर्क को पे करते हैं, यूजेज का टैक्स, वो भी आप जब एंड ऑफ द ईयर टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, जिस तरह बच्चों की फ़ीस आप रिक्लेम कर सकते हैं, उस तरह जो एनी विद होल्डिंग टैक्स कैन बी रिक्लेम्ड एक्सेप्ट मोबाइल फ़ोन का टैक्स। तो एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो रिक्लेमेबल हो जाए। इसके अलावा जो 25% सेल्स टैक्स है वो कम होकर 18% या उससे भी नीचे ले जाएं। तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि 7% टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स की मद में कम हो, मोबाइल लेवी और जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको मुकम्मल तौर पे उसका ख़ात्मा होना चाहिए। बिकॉज ये दोनों ड्यूटियाँ तब लगाते हैं जब आप किसी चीज़ को डिस्करेज करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट का एजेंडा है, टेक्नोलॉजी को, ई कॉमर्स का, डिजिटल पाकिस्तान का जो एजेंडा है, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप आम आवाम तक टेक्नोलॉजी के समारात और एक अच्छा स्मार्टफोन जो है उन तक नहीं पहुँचाते। बहुत अच्छी बात की कि जब किसी चीज़ को डिस्करेज करना होता है, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना होता है, तो आप ज़्यादा ड्यूटीज़ वगैरह लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि बाहर से इंपोर्ट करना जो है ना वो हमारी लोकल मार्केट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा? अब एक लग्जरी फ़ोन, आईफोन इज़ अ लग्जरी फ़ोन, हम इस चीज़ को मान सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने अपनी पसंद के लिए आईफोन रखा हुआ है तो मेरा गुजारा शायद यहाँ पर बनाए हुए लोकली प्रोड्यूस किए हुए किसी भी फ़ोन से हो सकता है। तो यू थिंक कि ये कहना कि इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, जस्ट अ थॉट, आप इस पे क्या सोचते हैं? आई वुड पोलाइटली डिसएग्री कि आईफोन इज़ अ लग्जरी। आईफोन इज़ अ नॉर्मल स्मार्टफोन जिसके फीचर्स जो हैं वो बाकी स्मार्टफोन से कदरे बेहतर हैं। फॉर एग्जांपल उसकी जो क्वालिटी है और वीडियो क्वालिटी, दैट इज़ मच बेटर दैन लोकली प्रोड्यूस्ड फोन्स। उसका जो प्रोसेसर है उसका कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास तो माशाल्लाह पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रीलांसर इंडस्ट्री है हमारे पास। और बच्चियाँ जो कि हम रियासत का जो ज़िम्मेवारी है कि हम अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दें अपने नौजवानों को। तो अगर एक नौजवान बच्ची घर बैठ के बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहा है तो हमें उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने लोकली मैन्युफैक्चरिंग की बात की, आई टोटली सपोर्ट लोकली मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, बट मैन्युफैक्चरिंग कम है, यहाँ असेंबलिंग ज़्यादा है। हम पार्ट्स जो हैं वो चाइना से मंगवा कर यहाँ पे असेंबल करते हैं, बट वो फ़ोन्स जो हैं वो ज़रा लो क्वालिटी के हैं, उनके कैमरास भी इतने अच्छे नहीं हैं। प्लस अगर आप 4-5 ऐप्स उसके ऊपर चलाएं तो वो प्रोसेसर बिल्कुल बैठ जाता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो चेयरमैन पीटीए ने पॉइंट आउट की, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम ऑन योर शो। चेयरमैन पीटीए, हालांकि आपको पता है कि आवाम जो है वो पीटीए को इतना पसंद नहीं करती। एक तो इंटरनेट स्पीड के इश्यूज़ हैं हमें और दूसरे ये टैक्सेस की वजह से, बट ही अप्राइज्ड द कमेटी दैट 95% जो फ़ोन्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं या असेंबल्ड हैं, बट उनमें से भी 98% फ़ोन ऐसे हैं जो कि 5G स्पेक्ट्रम को सपोर्ट नहीं करते। और हमें ये ट्रांजिशन करनी है। फरवरी 2026 में वी हैव टू ट्रांजिट इनटू द 5G स्पेक्ट्रम। तो जो
पिछले फ़ोन हैं वो एक किस्म के नकारा हो जाएंगे और उसके लिए मतलब सबको लेना ही पड़ेगा फ़ोन। एवरीबडी विल हैव टू हैव द 5G स्पेक्ट्रम कंपैटिबल फ़ोन तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो जितना जल्दी हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को 5G पे लेके जाएंगे उतनी ही आसानी होगी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपकी ज़रा पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग इन पॉलिटिकल लाइफ? इट्स गोइंग वेल। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हलके की आवाम के लिए, मुल्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कुछ कर सकें। और अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये मौका दिया है तो मैं इस ज़िम्मेवारी को दयानतदारी के साथ और पैशनेट तरीके से निभाना चाहता हूँ। और हमारी जो यंग जनरेशन है वो अब उस तरह आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स और जो हमारी सियासी पोलराइजेशन होती है उससे अब तंग आ चुकी है एंड दे वांट कि उनके जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात की जाए। तो आई वुड लाइक कि मैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं। यू नो मेरे आई हैव माशाल्लाह 3 मोर ब्रदर्स, दे आर आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारी आपस में देयर इज़ अ हेल्दी कंपटीशन कि कौन अपने हलके के लिए ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आता है, कौन अपने हलके में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जब भाई आपस में बैठे होते हैं, फैमिली आपस में जब इकट्ठी होकर बैठी होती है, पॉलिटिक्स की बातें हो रही होती हैं या घर की बातें, या घर में जाके होता नहीं जी बाहर की बात या पॉलिटिक्स की बात यहाँ टेबल पे नहीं होगी? नहीं, हमारे पास घर में बचपन से ही डाइनिंग टेबल पे, लाउंज में, ब्रेकफास्ट टेबल पे हर वक्त सिर्फ पॉलिटिक्स ही डिस्कस होती है। और क्योंकि हम अपने अपने हलकों में मसरूफ़ रहते हैं, गिलानी साहब इस्लामाबाद में होते हैं बिकॉज़ उनके ऊपर ज़िम्मेवारी है, ही इज़ चेयरमैन ऑफ द सेनेट। तो जब भी मुलाकात हो तो कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हल्के की डिस्कशन है या पॉलिटिकल डिस्कशन है वो हम कर लें। और हर भाई जो है वो अपना मौक़िफ़ दे रहा होता है या अपने जो भी उसकी कारकर्दगी है वो बताने की कोशिश कर रहा होता है। बट जज इज़ माय फादर और वो रिपोर्ट्स बाहर से भी लेते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि अच्छा कौन जा रहा है। और अगर कोई हल्के से गैर हाजिर है या पार्लियामेंट्री बिजनेस में टाइम नहीं दे रहा तो घर में अकाउंटेबिलिटी होती है, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी अच्छी तरीके से होती है। अच्छा, तो ये चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, देन अगेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। घर में भी फिर उसी तरह से एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाला उनका प्रोटोकॉल और ना मिजाज होता है या ठाट बाट होती है, चेयरमैन सेनेट वाली होती है। ये देखें, गिलानी साहब की जो शख्सियत है वो माशाल्लाह उनका एक डिमीनर है जो कि कभी नहीं बदला। जब वो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली थे तब से लेके फिर देन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, फिर अपोजिशन में भी जब भी वो रहे हैं तो उनका जो डिमीनर है वो एक जैसा ही रहा है। तो चाहे वो इक़्तिदार में हो ना हो, अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है उनके ऊपर कि लोग उनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और वो उसी तरह चलता है। वही इज़्ज़त एहतराम ज़ाहिर है घर में भी मुझे बड़ी डिसेंट पॉलिटिक्स लगी है हमेशा गिलानी साहब की ना, बहुत ही डिसेंट एज अ पर्सन भी वो बहुत डिसेंट लगते हैं एंड एज अ पॉलिटिशियन भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर कुछ पिछले चंद सालों से कुछ ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। बट अगेन उस तरह जिस तरह से गिलानी साहब पॉलिटिशियन है, उन्होंने बड़ा एक ग्रेस रखी हुई है हमारी पॉलिटिक्स की। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं ये एक बात ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आप दोनों की कि बोथ ऑफ यू टेक आप राइट टॉपिक्स और जो हर वक्त की एक पॉलिटिकल डिबेट हो रही होती है उससे हट के आपका शो है और मुझे हमेशा खुशी होती है आपसे बात करके। और हमेशा हमें खुशी होती है आपसे बात करके, क्योंकि जिस तरह के इश्यूज आप उठा रहे होते हैं, रिमेंबर कि आपने सैलाब के दिनों के अंदर कितना ज़्यादा काम किया था, वी रिमेंबर दैट, और हमने इस चीज़ को अपने शो में उठाया भी था। अली थैंक यू सो मच, प्लीज़ आते जाते रहिए, जब भी आप इस्लामाबाद में हमारे शो का हिस्सा ज़रूर बने एंड ऑल द बेस्ट। आज आपकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी है, तो आई होप कि मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें कम कराने में आप कामयाब हो जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अली कासिम गिलानी साहब जनाब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ सियासत की जमा तकसीम के ऊपर भी उन्होंने बात किया है, लेकिन एक और जमा तकसीम है जो आजकल हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। वो क्या जमा तकसीम? आपको पता है हम टीवी का ड्रामा है, उसकी तो खैर अब आखिरी 2 ही एपिसोड शायद रह गई हैं। उस पर उनकी कास्ट से हमने आपकी मुलाकात करवानी, कौन कौन हमारे साथ मौजूद हो गई अभी नहीं हम बताएंगे, एक ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे, साथ रहिए।
जब औरत मर्द को पा लेती है ना तो वो उसको कैद करना चाहती है, और जब मर्द औरत को पा लेता है तो वो उसको आजाद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो आजाद होकर भी कैद है। मेरे डॉक्टर की टेस्ट तक भी नहीं आया, ये आप मुझे बताएं कैसा फील होगा मुझे। बस इतनी सी बात है, और इस बात का इसने बतंगड़ बना ली है। 1000 बार कह चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के रहूंगा, बस वो एक बार मुझे माफ कर दे। पापा जी माफ कर। गैस पे जरा नजर रखें, आजकल किसी खातून के साथ बहुत मुलाकातें हो रही हैं इसकी। अरे भाई क्या बात है, टीवी हो या ड्रामा हो, हमेशा इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा मीडियम रहा है जो आपके मुआशरे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है, बहुत इम्पैक्टफुल रहता है। चाहे वो एंटरटेनमेंट की बात हो, मुआशरे के अंदर कोई तब्दीली लेकर आना हो, माइंड बनाना हो, या फिर कोई तब्दीली सोच के अंदर लेकर आनी हो, तो ये वाला आर्ट फॉर्म जो है ना ये बहुत ही इम्पैक्टफुल हमेशा से रहा है। और जमा तकसीम की जब बात आती है ना, जिसका हम जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले भी करके गए थे, उसके अंदर हमें वाकई में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो जमा तकसीम कर रहे होते हैं ना रिश्ते सारे, वो हमें ये सब कुछ नजर भी आ रहा है। इसमें रिश्तों की खूबसूरती भी दिखाई है, एट द सेम टाइम वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वो हमें वो बदसूरती भी समटाइम्स लगती है, वो भी हमें दिखाई। तो इसीलिए ड्रामे का जो नाम है ना वो जमा तकसीम है। इससे बहुत सारे लेसन्स हैं जो सीखने वाले हैं, और बहुत सारे ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं जिसमें इस पर बात की गई है। ख़ास तौर पर अगर फैमिली में किसी बच्ची को या किसी को हरासमेंट का सामना है, वो इसमें दिखाया गया है। फिर मियाँ बीवी के ताल्लुकात, फिर जब जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं, ज़ाहिर है प्राइवेसी का मसला होता है, वो भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर फैमिली में जब भाई अलग हो जाते हैं फिर उन पर क्या गुजरती है, तो ये बहुत एक कंप्लीट पैकेज है सारे नाजरीन के लिए देखने के लिए। बहुओं को क्या क्या सुननी पड़ती हैं और बहुएं खुद क्या क्या कर रही होती हैं, ये वाले कलर्स भी दिखाए गए हैं। और इसके साथ साथ बहुत कुछ है जिसमें मेरे ख्याल से ना 8 से 10 मिनट का सेगमेंट काफ़ी नहीं होगा, तो हम आपको डायरेक्टली लिए चलते हैं उन किरदारों की तरफ और उन किरदारों को करने वाले एक्टर्स की तरफ जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ अपने ये जो है किरदार निभाए हैं कि लगता है कि वाकई में वो वही किरदार ही हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अदाकारा मदीहा रिजवी साहिबा, जिन्होंने निगत का किरदार अदा किया है। उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच मदीहा हमें ज्वाइन करने के लिए। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हसन अहमद साहब, जिन्होंने हमीद का किरदार अदा किया है। उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बताएं आप लोग सब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मदीहा। हेलो। वालेकुम सलाम हसन, कैसे हो? एंड एवरीबॉडी कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ज़बरदस्त, और बहुत एक्साइटेड भी हैं क्योंकि जमा तकसीम ऑलमोस्ट इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्या ही कमाल आप लोगों ने काम किया और हर किरदार ने बहुत खूबसूरत काम किया है। हसन, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ, एक्सपेक्ट किया था व्हेन यू वर शूटिंग फॉर द ड्रामा कि ये इतना अच्छा कर जाएगा? बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, लेकिन उस सिंपलिसिटी के अंदर इतनी रिलेटेबिलिटी है कि आपको मज़ा आता है, आप हुक हो जाते हैं ड्रामा देखते हुए। आई थिंक शुरू में नहीं किया था, बिकॉज शुरू में मुझे लग रहा था कि रन ऑफ द मिल है, लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी लग रहा था कि चूंकि कास्ट बहुत पावरफुल थी, डायरेक्टर बहुत पावरफुल था, एक हिस्ट्री थी डायरेक्टर की ऑफ गिविंग हिट्स आफ्टर हिट्स, एंड देन द राइटर एज वेल, सरबत नजीर साहिबा। तो जब ये कॉम्बिनेशन सामने आया तो आई हैड दिस फीलिंग कि ये ड्रामा क्यों हिट नहीं जाएगा, इट हैज टू बी अ हिट। सिंपल स्टोरी थी और राइट, लेकिन a lot of hard work, a lot of effort went into it, और अली ने बहुत मेहनत की इस पे। सो आई थिंक उस पर भी मेरी उनसे बात हुई थी किसी मौके पे, तो मुझसे पूछ रहे थे यार जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं जाएगा, आई मीन एवरीवनस पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो जाना चाहिए, और चला गया माशाल्लाह से। बिल्कुल सही है। अच्छा हसन, क्योंकि इसमें जॉइंट फैमिली के हर तरह के रंग दिखाए गए हैं, जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे, या जो लड़कियां खवातीन जब जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं जो उनको फेस करना पड़ रहा होता है, इवन भाइयों की आपस में जो चपकलिश चल रही होती है, जो मसाइल चल रहे होते हैं। आप खुद पर्सनली जॉइंट फैमिली को पसंद करते हैं या आपको लगता है कि अलग अलग रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा? मैं अपने आई लिव विद माय मदर एंड फादर, और मैं और सुनीता और हमारे 2 बच्चे हैं, सो वी आर अ फैमिली ऑफ 6। मैं कहता हूँ कि जॉइंट फैमिली, छोटी जॉइंट फैमिली जो है ना, फिर भी बहुत सारी चीजें आप कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हैं, चीजें सॉल्व हो सकती हैं। जॉइंट फैमिली एज बिग एज द वन शोन इन द ड्रामा, प्रॉब्लम्स आएंगे,
बिल्कुल ऐसी है। मुश्किल है। मदीहा ये भी जी। मुझे लगता है ये भी डिपेंड करता है, देखिए पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं और फैमिलीज टू फैमिलीज भी वेरी करते हैं। ये हर चीज हर किसी पे अप्लाई नहीं होती, लोगों में डिफरेंस होता है। अब कुछ फैमिली, वही बात है कि हर फैमिली तो नहीं ऐसी हो सकती कि जहाँ रहना मुश्किल हो जाए, यू नो। तो इट ऑल डिपेंड्स। अब यही बात है कि ड्रामा जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और लोगों को यही बता रहा है कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं एक्चुअली। I totally agree with you, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन एंड लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो खुद किस तरह के हैं, उनके दिलों के अंदर इतनी जगह है या नहीं। क्योंकि जब आपको किसी के साथ रहना होता है, आपको अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है, आपको बहुत सारी गलतियां माफ़ करनी पड़ती हैं। एंड देन बड़े जो होते हैं ना, वो बहुत अहम किरदार इसके अंदर प्ले करते हैं। और मदीहा, इस प्ले के अंदर जमा तकसीम में हमने देखा है जिन्होंने बड़ों का किरदार अदा किया है, कुछ जगहों पर वो जहाँ बहुत अच्छे हैं तो कुछ जगहों पर उन्होंने कुछ ज्यादतियाँ भी की हैं। डू यू एग्री विद मी मदीहा? बिल्कुल 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 मैं एग्री करती हूँ। और आई थिंक ये बड़ा जरूरी है ये बताना और इस चीज को हाईलाइट करना कि जहाँ छोटे गलत हो सकते हैं वहाँ बड़े भी गलत हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कह दें कि कोई बड़ा गलत है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नो, ऑफ कोर्स बड़े भी गलत हो सकते हैं, छोटे भी गलत हो सकते हैं। तो अपनी गलतियों की निशानदेही करना और उनको ठीक करना इस जमा तकसीम एक्चुअली। Why I'm asking you this because हमारे माशरे के अंदर ना हमेशा ये समझा जाता है, मर्द हजरात खास तौर पर, नो ऑफेंस टू यू हसन, मैं आपको नहीं कह रही, जनरली एक बात कर रही हूँ कि भाई मेरे माँ बाप के बारे में मेरे माँ बाप के बारे में ना मेरी बीवी कैसे ये बात कर सकती है, या कोई मेरे माँ बाप तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से इस ड्रामे के अंदर इन किरदारों को प्ले करना और फिर उनके जो भी डायलॉग्स हैं, जिस तरह से उनको रियलाइजेशन होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपको लगता है ना कि ये बड़ा ज़रूरी है लोगों पर असरअंदाज होने के लिए, कि ये दिखाया जाए कि भाई हाँ बड़े हैं तो कोई मसला नहीं है, वो भी गलती कर सकते हैं, रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल मैं वैसे एग्री करती हूँ आपकी इस बात से। हसन, आप क्या कहेंगे, पहले आप बताएं। हमीद को फंसाते हैं। मैं कुछ नहीं, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, अगर ऑब्वियसली हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमारे अपना कल्चर की बात कर रहे हैं, अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में ईगो का मसला जो है ना वो बहुत बड़ा है। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, खातून हो, मर्द हो, अब ज्यादा होना शुरू किया है। सो फैमिलीज हैव बिकम सो इगोइस्टिक दैट नो वन इज रेडी टू लिसन टू एनीवन, व्हिच इज द प्रॉब्लम दैट आई हैव एनकाउंटर्ड। तो उसमें ये होता है कि जॉइंट फैमिली हो ना हो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई एक दूसरे की सुनने की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये मसले मसाइल हैं हमारे अंदर। और ये जब तक आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कि ड्रामा, जिस तरह मदिया ने कहा कि जब तक ड्रामा से आप लोग सीखेंगे नहीं, हम लोग कुछ सीखेंगे नहीं। क्योंकि मैं उस दिन भी किसी से बात कर रहा था, कोई मुझसे कह रहा था यार ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया आप सबने। तो मैंने ऐसी ना मजाक में कह दी, मैंने कहा आपने कुछ सीखा उससे? तो आगे से वो हंसना शुरू हो गया। आपने मुश्किल में डाल दिया उनको। तो हम लोग सीखेंगे कब, इज द पॉइंट कि जैसे ड्रामा मैं बना रहा हूँ, मैं हमीद हूँ या निगत हैं, मदिया निगत हैं, तो हम लोग इन कैरेक्टर से सीखेंगे कब कि ये जो गलत हो रहा है। आई डोंट थिंक वी लर्न फ्रॉम दैट। सीखना चाहिए। हसन, आपने क्या सीखा अपने किरदार से या इस ड्रामे से, ये बताइए। मैंने ये सीखा कि हमीद जो समझता था ना कि वो सब कुछ कर सकता है, वो नहीं कर पाया और नहीं कर सकता था। शुरू में हमीद, मुझे ऐसा लगता था कि वो सही है, वो सब कुछ सही लेके चल रहा था, वो बेगम को भी समझा रहा था, वो माँ बाप की भी साइड ले रहा था, विच इज एक्चुअली व्हाट आई डू व्हेन आई एम एट होम, इज आई लिसन टू एवरीवन। ठीक है कि नहीं, आपकी मैं बात सुन रहा हूँ, आपकी मैं बात सुन रहा हूँ, ये भी सही है, वो भी सही है, सोल्यूशन बेस्ड बात करते हैं। उसके बाद जब चीजें खराब होना शुरू हुई, तो एक सीन मुझे याद है जो कि मैंने मदिया के साथ किया था, जिसमें उसने 3 बातें की। हमीद ने एक ही सीन में उसने बात की कि तुम्हारे बेटे के करतूतों ने, जो कि उसको कहना चाहिए था कि हमारे बेटे के करतूतों ने। उसने साथ में बात की जायदाद की बात की, और मदिया ने साथ में बात की कि हमें अलग घर चाहिए, और जो कि वो पहले से किए जा रही थी। So I think everyone has a role to play. हमीद से सीखना चाहिए कि आप माँ बाप की भी सुने, बेगम की भी सुने, लेकिन जहाँ पे जो कोई गलत है उनको आप साइड पे रखें कि ये आप गलत बात कर रहे हैं, सो वी नीड टू टेल यू कि आप गलत बात कर रहे हैं। मतलब हमीद वो वाला इंसान है कि बहुत वल्नरेबल इंसान था, उसने हर किसी की सुनी और बर्बाद हो गया वो।
बिल्कुल, और थोड़ी सी सेल्फिश अप्रोच भी हमीद की हमें उस कैरेक्टर में कहीं ना कहीं नजर आई है। सोच रहा है तो वो सिर्फ अपने कारोबार के बारे में सोच रहा है। और इवन एक सीन आपको पता है जैसे अभी ये जो सीन हुआ है ये चल गया ना, वो वाला सीन भंडा ना फोड़ दो। हाँ चल गया, आप फोड़ दे, जो डिवोर्स की धमकी देता है हमीद, मैं उस सीन की बात करना चाह रही हूँ। अब आप देखें उसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पे मुझे टैग किया कि वेपनाइजिंग डिवोर्स, राइट, पीपल हैव टैग्ड मी ऑन दैट। सो वो ठीक है, वो आप बिल्कुल सही बात करें, लेकिन हमीद के कैरेक्टर को अगर आप समझें तो हमीद ने क्या किया, हमीद ने दोस्त की बात में आके वो चीज कर दी है। So Hamid basically is a vulnerable person. बिल्कुल सही है। वो बेगम की सुनता है कि बेगम कहती है मुझे अलग मैं चाहूंगी मदिया भी इसमें कोई कमेंट करें। मदिया, जो किसी चाहूंगी हमीद का कैरेक्टर, एक्चुअली हमीद का जो कैरेक्टर है वो दिखाया, ऐसे मर्दों को दिखाया गया है जो लाई लग होते हैं, जो लोगों की बातों में, दोस्तों की बातों में किसी ने कहा यार तुम झूठी मूठी तलाक का बोल दो, वो डर जाएगी, ये कर दो, वो हो जाएगा। तो हमीद एक्चुअली हमीद भी कोई क्रिमिनल नहीं है, मतलब कोई 100% क्रिमिनल नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है। सारे सिचुएशंस में जो लगता है कि वो सही कर रहा है वो कर रहा है, एंड इट इज टर्निंग आउट टू बी अ बैड समथिंग वेरी बैड। लेकिन मैं सोच रही हूँ मदिया, ऐसी औरतों पे फिर उस वक्त क्या गुजरती, क्योंकि ड्रामे भी तो हम हमारी जो जिंदगी है, रियल लाइफ है, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर बना रहे होते हैं। और ये मसला है, मर्द जरा सी बात पे अगर अपनी बीवी को तलाक का ताना देने लग जाए, आपका उस पर बड़ा अच्छा रोल और बड़े अच्छे आपके डायलॉग्स लगे मुझे। बिल्कुल, देखिए मैं एग्री करती हूँ एज बीइंग अ वुमेन भी, और मैं अपने आसपास भी देखती हूँ ये बड़ी नॉर्मल बात है कि मर्द एकदम से उठ के ये कह देते हैं कि जी अच्छा चलो मैं तलाक दे देता हूँ, दो ही इज नॉट सीरियस, लेकिन ये इट्स अ बिग थिंग, और ये चीज बड़ी अच्छी हाईलाइट की गई है इसमें। और आई थिंक अब लोगों को ये समझना चाहिए, देखिए हमारा काम यही है कि हम ड्रामे बना के अवेयरनेस दे देते हैं, ठीक है, अब लोगों का ये काम है कि वो इस चीज से पिक करें। और जितनी डिस्कशन हो रही है, मुझे जो अच्छी बात लग रही है वो यही लग रही है कि डिस्कस होना शुरू हो गया है। तो जब कोई चीज डिस्कस होना शुरू हो जाती है तो इम्प्लीमेंट भी होने लगती है। ये बड़ा ज़रूरी है कि एटलीस्ट डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन तो किसी मसले के बारे में शुरू, हम मसले को मसला तो समझे ना। अदरवाइज कोई अगर औरत सिर्फ अलहदा रहने की बात कर ले, न्यूक्लियर फैमिली की बात कर ले, तो उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाता है, जो कहीं ना कहीं हमें उसका रंग जो है ना इस ड्रामे में भी नज़र आया। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, क्योंकि बहुत अच्छा जा रहा है ड्रामा, ऑलमोस्ट इख्तिताम के करीब है। आई होप एंड अच्छा हो। बुध और जुमेरात को जनाब 8 बजे रोजाना ये ड्रामा लगता है। कल इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है। ऑल द बेस्ट हसन एंड ऑल द बेस्ट मदीहा, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा करेगा, इसका एंड भी बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे हम दीगर अहम टॉपिक्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का दिन 16 दिसंबर का दिन है, और ये वो दिन है जो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा इतना तकलीफ़ दे दिन दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। पाकिस्तान के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दिन था। ठीक आज से 11 साल पहले सानहा APS हुआ, और जब दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके ना सिर्फ मासूम बच्चों को शहीद किया, बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल को छलनी कर दिया, दिल को ज़ख्मी कर दिया। और ये जो दिन है ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि उन मासूम चेहरों की जो ख्वाब देख रहे थे, जो तालीम के जेवर से अपनी ज़िंदगियों को संवार रहे थे, और जो कल के पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, और लेकिन जो दहशतगर्द थे उनकी बर्बरियत, उन्होंने तमाम ख्वाब छीन लिए और वालिदैन के सीने उजाड़ दिए। कुछ अयाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर तारीख़ नहीं होते, बल्कि हमारे दिलों पर अपना नक्श छोड़ जाते हैं। आज 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब उस दिन को मैं याद करती हूँ तो क्योंकि मुझे याद है कि मैं उसको कवर कर रही थी, और मेरे पास उस वक्त भी अल्फाज नहीं थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और आज भी मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये दिन जो है दुख, तकलीफ़ और कर्ब का इस्तिआरा बन चुका है। इस दिन को जब भी हम देखते हैं या याद करते हैं, या वैसे ही घर में बैठे बैठे अगर 16 दिसंबर याद आ जाए तो एहसास होता है कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि दोबारा से वो दिन हमें देखना पड़े, या उस दिन
जो हमने दहशत को महसूस किया था, उस दिन को हमने जो बेबसी को महसूस किया था, वो दोबारा कभी पाकिस्तान को या पाकिस्तान के बच्चों को महसूस करनी पड़े। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अज़्म का मज़हर है। हमें अगर सीखना चाहिए 16 दिसंबर से, तो ये सीखना चाहिए कि हम कभी उन कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे और अपने मुल्क के अंदर जो अमन हमने हासिल किया है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो जीती है, उसके अंदर उन नन्हे शहदा का खून भी शामिल है, जिसको कभी भी भुला नहीं जा सकता है। 149 शहदा को खिराज अक़ीदत आज हम पेश करते हैं, जिनमें 132 मासूम बच्चे भी शामिल थे। वो बच्चे जो अपनी किताबों, अपनी पेंसिल्स और ख्वाबों के साथ स्कूल गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। आज हम उन वालिदैन के गम में भी शरीक हैं, जिनके दिल आज भी अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम आज भी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हम हमेशा कामयाब होते आए हैं। लेकिन इसके नतीजे में जो कुर्बानियाँ हैं वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं किसी भी मुल्क के लिए। अपने बच्चों, अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मज़ीद इक़दामात उठाने होंगे, ताकि ऐसा अलमनाक दिन हमें दोबारा कभी ना देखना पड़े। आइए उन शहदा के लिए दुआ करते हैं कि उनके अहल खाना के सब्र का पैमाना जो है वो कभी लबरेज़ ना हो, और अहद करें कि हम इन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज और उसके असरात के बारे में, हालांकि पाकिस्तान का हिस्सा उसमें ना होने के बराबर ही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक बहुत ही वल्नरेबल कंट्री भी है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर हो रही है। अब वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी भी नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की कार्बन मार्केट भी है। अब जब आप मार्केट का नाम सुनते हैं तो फ़ौरन से जहन में कोई शॉप आ जाती है कि शायद पाकिस्तान को शॉप बना सकता है, वहाँ से ख़रीदारी कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर इसके अंदर इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। इसमें काम करके पाकिस्तान सालाना 40 करोड़ से 2 अरब डॉलर की मुमकिना आमदन कमा सकता है। अभी कार्बन क्रेडिट मार्केट है क्या, ये हम एक्सपर्ट से ज़रा आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नॉर्वे की रिहायशी पाकिस्तानी रिसर्चर हैं डॉक्टर शाइस्ता हसन, जो कि एक मुसन्निफ़ा भी हैं, एक टीवी होस्ट भी रह चुकी हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे शाइस्ता आपको शो में। सबसे पहले तो आसान अल्फाज में हमें समझा दें, ये कार्बन मार्केट है क्या? जी हाँ, कार्बन मार्केट असल में शुरू हुआ था ये 1999 में। आज से तकरीबन 25-26 साल पहले की बात है, और देखा जाए तो पाकिस्तान 25 साल पीछे है दुनिया से। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, चाइना है और दूसरे हैं, उसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम है, कीनिया है, इन सब ने चूँकि इसको अपना लिया और वो इस कार्बन मार्केट में एंटर हो गए, लिहाजा आज वो इससे कमा रहे हैं। हम चूँकि अभी तक देखा जाए तो हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको नहीं मालूम इवन कि कार्बन मार्केट्स क्या हैं और कार्बन मार्केट्स के फ़वाइद क्या हैं, पाकिस्तान उससे क्या कुछ ले सकता है। इसलिए कि पाकिस्तान में सोर्सेज की कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, जंगल, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास मैनग्रोव्स हैं, हमारे पास तवानाई का जो शोबा है, अगर हम उसमें थोड़ा सा आगे आएँ तो हम उससे भी कमा सकते हैं। हमारे यहाँ कूड़े के कचरे के ढेर हैं। मैं उसके लिए स्वीडन की मिसाल दूंगी कि स्वीडन इस वक्त दुनिया से कूड़ा ख़रीदता है, कचरा ख़रीद के उसको जलाकर और उससे तवानाई पैदा कर रहा है। तो इसी तरह से हम भी ये अच्छा, मुझे हैरानी डॉक्टर शाइस्ता पता है कि इस बात पे होती है कि हज़रत इंसान ने जो पोल्यूशन है ना उसको भी परचेजेबल कमोडिटी बना दिया है, बट क्या कहने, कोई ना कोई रास्ता तो हमें निकालना ही है। अच्छा डॉक्टर शाइस्ता, आप कार्बन मार्केट पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान एंड द MRV सिस्टम पर रिसर्च भी कर रही हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको पाकिस्तान के बारे में हक़ाइक़ भी पता होंगे, चैलेंजेस भी पता होंगे क्या है, मौक़े क्या है पाकिस्तान के अंदर कार्बन मार्केट के, और अभी तक हम इसको अचीव क्यों नहीं कर पाए या इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए, हम क्यों 25 साल पीछे हैं अभी तक? बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कोई एक चैलेंज नहीं है। जैसे आप ये देखिए कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियारात दिए गए, उसकी वजह से ये हुआ कि जो आप कह सकते हैं कि फेडरल लेवल पे और सूबाई सतह पर कुछ थोड़ा सा फासला पैदा हो गया कि जो सूबे जो कुछ कर रहे हैं उसकी एक इन्वेंट्री की लिस्ट जो है वो क्या फेडरल लेवल पे आ रही है। हमारे पास एक सेंट्रल एक डेटा सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो सूबा जिस सेक्टर में
काम कर रहा है, कहीं पर एनर्जी के शोबे में काम हो रहा है, तो कहीं पर जंगलात के शोबे में काम हो रहा है, हम दरख्त बना रहे हैं, उगा रहे हैं, हम जो आपका पता है कि बिलियन ट्री सुनामी या 10 बिलियन ट्री सुनामी जो है वो भी एक मंसूबा है। और दूसरे मंसूबे हैं तवानाई के शोबे में, जैसे अब हम सोलर पैनल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कि हमारे इन आप कह सकते हैं कि शोबों में तरक्की के जो आगे बढ़ने की सतह है वो या रफ्तार ठीक है। शाइस्ता साहब आप सही है, पोटेंशियल पाकिस्तान में है, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि रिसोर्सेज की भी पाकिस्तान में कमी नहीं है, तो पाकिस्तान में आपको अभी प्रैक्टिकली काम होता हुआ कार्बन मार्केट में नज़र आ रहा है? इसमें यह है कि अगर हमें ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ना है तो फिर आपको एक सिस्टम है जिसका नाम है MRV, वो अपनाना पड़ेगा। ठीक है। MRV कहते हैं कि मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन। ठीक है। आप अगर कहीं जाएं और आपको कुछ ख़रीदारी के लिए जाते हैं, जैसे आप नोकिया फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं, तो आपका चूंकि उसके ऊपर एक एतमाद है कि ये एक वेरीफाइड चीज़ है, तो आप उसको फौरी तौर पे ख़रीद लेंगे। लेकिन उसकी बजाय अगर आप लोकल प्रोडक्ट लेंगे तो जाहिर है कि उसके लिए आप कई बार सोचेंगे। आईफोन 5 लाख का है तो भी आप फ़ौरन ले लेंगे, 5 लाख उस पर खर्च करने का हौसला है। लेकिन अगर आप लोकल लेवल पे कोई चीज़ लेंगे तो आप कई बार सोचेंगे कि क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम अगर अपना ट्रस्ट लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक सिस्टम है MRV, यानी कि मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन की आप बात करिए, उसके लिए डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों एक अच्छी मार्केट है कार्बन मार्केट के तौर पर, कार्बन क्रेडिट के लिए? क्या हमारा क्योंकि एमिशन या कार्बन फुटप्रिंट नहीं है दुनिया के अंदर, जो एक क्लाइमेट चेंज की तब्दीली आ रही है उसके अंदर, इस वजह से हम एक अच्छी मार्केट है? ये आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान इस लिहाज से वाकई ही कि हम लेस देन 1% पर हैं, कि हम इतनी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन वो है ग्लोबल लेवल पे। लेकिन अगर आप लोकल लेवल पे या अपने नेशनल लेवल पे देखें तो हमारे यहाँ पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा। लाहौर के लिए जितने भी मेजर सिटीज़ हैं और जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, वहाँ सब पर ये स्मॉग जो है ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो अगर हम ये करें, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा बेहतर मौका है कि आप अगर अपनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको इंसेंटिवाइज कर दें, टैक्सेशन में कर दें, या अव्वल तो खैर मैंने देखा है कि टैक्सेशन इतनी हो नहीं रही, लेकिन अगर उनको प्रॉपर मौके दिए जाएं इंडस्ट्री को कि अगर आप इतने क्रेडिट्स जो हैं वो अर्न करेंगे या बनाएंगे तो हम आपको टैक्स में इतनी सहूलत दे सकते हैं, और फिर इस तरह से ये होगा कि उनका एतमाद बढ़ेगा। शाइस्ता साहब, वो ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं या स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, वहाँ पर हमें इसकी कामयाबी की या वहाँ पर इस्तेमाल होते हुए कार्बन मार्केट की हमें कोई अच्छी मिसाल मिलती है तो प्लीज़ उसको ज़रा एक्सप्लेन करें ताकि उससे भी हम फ़ायदा उठा सकें, उससे सीख सकें। इंडिया इस वक्त उन्होंने अपने बहुत सारी जगहों पर काम किया है। मसलन उनके पास एक जो सहरा है राजस्थान, वहाँ पर उन्होंने आप कह सकती हैं कि जैसे एक जंगल उगा लिया है किस चीज़ का, सोलर पैनल्स का। बिल्कुल। और उसकी वजह से आप ये देखिए कि वहाँ पर बहुत हमारे पास और भी बहुत सारे मौके थे जिनको मैं कहती हूँ कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे हम जब काम कर रहे थे CNG पर, कि हमारे जितनी भी ट्रांसपोर्ट थी वो उसके ऊपर शिफ्ट हो रही थी, तो हमने उस वक्त ये नहीं किया कि हम अपनी एक लिस्ट बनाते कि यहाँ पर इतनी इतनी कार्बन पैदा हो रही थी या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज हो रही थी। तो अगर हमने CNG पर शिफ्ट किया है तो हमने कितनी कार्बन की कमी की है, ठीक है ना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम कम करते जा रहे हैं तो हर टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो अखराज है वो हमें 1 कार्बन क्रेडिट देता है। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मिलियंस ऑफ टन्स का मौका जो है खो दिया अपने हाथ से। फिर इसी तरह से जब हमने मेट्रो बस जो है उसकी तरफ गए तो मेट्रो बस ने भी जाहिर है कि जब आप बहुत ज़्यादा जो आपकी आबादी है वो रिक्शा, टैक्सी और गाड़ियों की बजाय वो मेट्रो बस पर जाएगी तो फिर वो गाड़ियों का धुआं कम होता चला जाएगा। तो वहाँ पर भी अच्छा खासा जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज हो रहा था।
यानी हम ये कह सकते हैं हम कई मौके जो है ना अभी तक गवा चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली ये है कि मजीद जो भी डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर काम हो उसके अंदर हम मौके ना गवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाइस्ता हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। लेट्स सी पाकिस्तान की तरफ से इसको किस तरह से कैपिटलाइज किया जाता है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन मौजूद है और इसके अंदर पोटेंशियल भी मौजूद है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत अहम फैक्टर होता है, वो होता है इंटरेस्ट रेट का। और पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा था, लेकिन अब जो सामने आई है उसमें शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की गैर मुतवक्की कमी कर दी गई है, जिसके बाद मुल्क में सूद की नई शरह 10.50% मुकर्रर कर दी गई है। ना दिस डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये ऐसी क्या तब्दीली हुई है या ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से स्टेट बैंक की तरफ से ये फैसला किया गया। तो ये ज़रा समझने बिल्कुल ये समझने की हमने कोशिश करनी है। और साथ में इस बार भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तवक्को यही की जा रही थी कि शरह सूद जो है वो 11% पर ही बरकरार रखी जाएगी। और इससे कबल मई में स्टेट बैंक की बात करें तो वहाँ पर 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई थी, जिसके बाद मुसलसल 3 बार शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। और अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस अचानक फैसले के पीछे स्टेट बैंक के क्या मुहरकात थे या इसका असर आम आदमी पर क्या होगा। अल्टीमेटली हम इसी पर बात कर रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका अल्टीमेटली आम आदमी पर असर क्या पड़ेगा। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान को $7 अरब के IMF प्रोग्राम के तहत $1 अरब 20 करोड़ की नई किस्त भी मौसूल हो चुकी है। ताहम IMF ने इस माली इमदाद के साथ नई और सख्त शराइत भी कुछ इस दफ़ा लगा दी हैं। और इन शराइत में सिविल ब्यूरोक्रेट्स के असासों का लाजमी डिक्लेरेशन, चीनी और गंदम के शोबों की डीरेगुलेशन वगैरह करने की बात की गई है। बिल्कुल ऐसे ये सब समझने की कोशिश करते हैं। और ये नई शराइत पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है इनको इम्प्लीमेंट करना। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, ये मईशत हैं, आप सब उनको जानते हैं, अक्सर हमारे शो का हिस्सा बनते हैं एंड वे ऑलवेज इन्जॉय इस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वो जो एनालॉजीज इस्तेमाल करते हैं ना वो बहुत ही लेमैन फ्रेंडली होती हैं, समझ में आने वाली होती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो भी हमें थोड़ी कमी नज़र आई है इंटरेस्ट रेट के अंदर, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाएगी? क्योंकि लग ऐसा रहा था कि अभी भी शायद स्टेट बैंक 11 पर ही बरकरार रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पहली तो बात यह है कि चूंकि जो पॉलिसी रेट 11% था और इन्फ्लेशन 5-7% के दरमियान हॉवर कर रही थी और उम्मीद थी कि इतनी ही होगी ऑन दी एवरेज इस साल। सो 6 और 11 में जो डिफरेंस है वो 5% का था ऑन दी एवरेज। इन्फ्लेशन यानी कि जो जिस तरह अफराते ज़र होती है पाकिस्तान में और जो पॉलिसी रेट होता है उसमें 2 से 3% का फर्क होता है। सो एक रूम सा थोड़ा सा क्रिएट हो गया था। 50 बेसिस पॉइंट्स इसलिए हुआ है, 1% इसलिए नहीं हुआ। अगर 1% करते तो जो इन्फ्लेशन आने वाले दिनों की है वो लग रही है कि थोड़ी सी एलिवेट होगी, फिर शायद टेपर डाउन कर जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ना हो कि आप जाएं और मतलब आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि आप पहले आज से 2-2.5 साल पहले गाड़ी खरीदती 1 करोड़ रुपए की, 22 लाख रुपए की किस्त देती, आज आप 11 लाख रुपए की किस्त सालाना की बुनियाद पर देंगी। इसका मतलब है कि आज आप कहेंगी चलें 11 लाख तो हम में बहुत अच्छी एंकर हूं, मुझे इतने पैसे तो मिलते हैं, मैं 11 लाख की किस्त दे सकती हूं, तो मैं 11 लाख पे गाड़ी खरीद लूंगी। 22 लाख यू वुड हैव थॉट कि नहीं, जब आप 11 लाख से 10.5 कर देंगी तो आप 10.5 लाख की किस्त देंगी। जब आप 10.5 लाख की किस्त देंगी तो आप गाड़ी खरीदेंगी। जब आप गाड़ी खरीदेंगी तो जो गाड़ी बनाने वाला है वो लेबर हायर करेगा, पार्ट्स हायर करेगा, गाड़ी का कारोबार शुरू होगा, कोई वेंडर होगा उसका वो डैशबोर्ड बनाएगा, कोई स्टीयरिंग बनाएगा। यू नो दैट इज हाउ द इकोनॉमी विल पिक अप। ये है सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट रेट को कम करने की, बहुत आसान लफ्जों में। बिल्कुल ठीक है और बड़े अच्छे तरीके से आपने समझा भी दिया। डॉक्टर साहब, अब ये जो कुछ बिजनेस कम्युनिटी जो है या ताजिर बिरादरान है उनकी तरफ से बारहा ये डिमांड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक को कहा जा रहा है कि इसको सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आएँ ताकि उनके लिए मजीद आसानी हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उनके लिए मजीद हो जाए। तो आपको लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत स्टेट बैंक जो है इस इंटरेस्ट रेट को राइट नाउ लेकर चल रहा है, अदरवाइज प्रेशर में आकर सिंगल डिजिट पर भी आया जा सकता था? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज व्हिच मैटर। देखिए, एक तो याद रखिए कि जैसे भी आपने IMF का जिक्र किया, हम एक एंगेजमेंट में हैं, उस पूरे पैराहे में ही इकोनॉमी ने बिहेव करना है। उन्होंने इन्फ्लेशन यानी कि मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है मुल्क में, उसके लिए इन्फ्लेशन को नीचे लाना। ये 29, 24, 12, 5 ये पिछले 4 साल की ट्रैजेक्टरी है।
कहाँ 29% पे थी और अब कहाँ मैं 5-7% की कहानी आपको सुना रहा हूँ। ये मैक्रो स्टेबिलिटी है। अच्छा, मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी को उतना ही गुंजाइश दें कि आप दोनों गाड़ियां ना खरीदें, आप में से एक गाड़ी खरीदें, क्योंकि जो दूसरे हैं वो कहें नहीं मेरे लिए अभी भी मुमकिन नहीं है। और इसी तरह जो बिजनेस भी है वो चलना शुरू हो, सो वो बोरो करे तो एक्सपैंड भी करे इकोनॉमी, सप्लाई साइड भी एक्सपैंड करे। इधर से बहुत नीचे इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट्स में भी हो सकता है, बट अगले 6 से 8 माह में बहुत ज्यादा नीचे की गुंजाइश पैदा नहीं होगी। आई अंडरस्टैंड, ये एक सिग्नल है, ये एक डायरेक्शनली ठीक बात है। एक जिसे कहेंगे एक उनको इंडिया दिया गया है कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी थोड़ी खोली जाए, बट इतनी नहीं खोलनी कि इम्प्रूडेंट हो जाए, फिर इंपोर्ट बहुत बढ़ जाए कि बहुत सी गाड़ियों के पार्ट्स, बहुत सी गाड़ियां आना शुरू हो जाए और इंपोर्ट बिल इतना बड़ा हो कि जो हमारा बैरूनी खसारा है वो दोबारा हमें फंसा दे। स्टेट बैंक ये है ओवरऑल मैनेजमेंट। या ये इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकता है फ्रॉम सम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक IMF। तो इसका ऑनेस्ट जवाब ऑन द टेलीविजन देना इस तरह से है कि जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं तो उस साथ का बहुत सा जो इन्फ्लुएंस है वो आप पे हर सूरत में होता है। MPC जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो होती है जरूर इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का वो प्रोग्राम एंकर किया है 2013-16 का, जो कि ओनली कंप्लीटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। तो IMF का जो डिस्कशन है और जो IMF की आप एक सेंस के उनकी मॉडलिंग है, आप उसको बहुत खातिर खा कंसिडर करते हैं बिफोर मेकिंग एनी कॉल बिकॉज यूर इन अ प्रोग्राम। अच्छा, तो जो नई पाबंदियां लगी हैं IMF का, चूंकि आप जिक्र कर भी रहे, नई शराइत जो लगा दी हैं सिविल ब्यूरोक्रेट्स के असासों का, लाजमी डिक्लेरेशन और मजीद जो पाबंदियां लगाई हैं, इसका क्या आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? तो देखिए, मैं एक तो ये बात कहता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा ये समझनी है बात कि पाकिस्तान 24 बार एक ICU के डॉक्टर के दर पे खड़ा है। अगर आप 24 बार ICU के डॉक्टर के पास जाएंगी तो मैं आपको कहूंगा कि आप खाना नहीं सही खाती थी, आप एक्सरसाइज सही नहीं करती थी, आप टेंशन बहुत लेती थी, आप ओवरवर्क थी। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सो इन अ सिमिलर मैनर वी मस्ट आस्क द कंट्री व्हाट इज द कंट्रीज प्रॉब्लम। हम बार बार क्यों ICU के वार्ड में जाते हैं? IMF इज नॉट अ नॉर्मल डॉक्टर कि आप गए प्रिस्क्रिप्शन ली। इट इज अ डॉक्टर जो आपको ICU के वार्ड से निकालकर अभी कहां ले आया है? ऑपरेशन टेबल पे ले आया है। 24 बार ये पहले भी कहानी चल चुकी है, ये कोई नई कहानी नहीं है। उसमें वो कंडीशनैलिटीज लगाते हैं जिससे वो समझें कि इन द शॉर्ट रन आप ICU से निकलकर आ जाएंगे किसमें? आप आ जाएंगे टू दी ऑपरेशन थिएटर। उसकी एक कंडीशनैलिटी जो आपने अभी जिक्र किया, ये क्यों है? वो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है पाकिस्तान में, कि लोगों का पता नहीं चलता जब वो सर्विस ज्वाइन करते हैं और जब वो सर्विस छोड़ते हैं तो वो क्या कमा चुके होते हैं। फेयर इनफ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप अपने असासे अगर पार्लियामेंटेरियंस को भी कराएं और जो हाई इन्फ्लुएंशियल एग्जीक्यूटिव्स हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी के, उनको भी कराएं। मेरे ख्याल में सबको कराना चाहिए, ऑल अक्रॉस, ऑल भी तो मतलब लोग हैं, सबको करना चाहिए। व्हाई डू आई से दिस? देखिए ना, अगर एक मुल्क में करप्शन इतनी ज्यादा हो और सब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, IMF की अपनी रिपोर्ट मतलब इतनी बड़ी करप्शन दिखा रही है, हम भी मानते हैं इस बात को। सो उनमें जितनी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते चले जाएंगे, ठीक है, लोग अपने नाम नहीं रखेंगे, स्पाउस के नाम रख देंगे, दैट्स ऑल ओके, बट दैट्स हाउ यू क्रिएट द स्पेस टू बिकम लेस एंड लेस फॉर करप्ट मेजर्स। देखिए, IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं वो एक प्रोग्राम के साथ साथ चलती हैं। IMF इज अ मैटर ऑफ निगोशिएशन। कंट्री अथॉरिटीज को, और मैं एक दफा नहीं 100 बार कहता हूं, हर कंट्री अथॉरिटी को जिसके साथ काम करता हूं कहता हूं, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मेक योर बेस्ट टीम फॉरवर्ड, सो दैट आप ऐसा एक प्रोग्राम निगोशिएट कर सकते हैं निगोशिएशन के लिए भी देखें ना, लिए अच्छा हो। आपने जो बात की है इससे पहले कि आप 24-25वीं दफ़ा अगर एक ICU के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसने तो सबसे पहले आपसे पूछना ना कि भाई आपके साथ मसला क्या है, एंड देन फिर निगोशिएट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, हमारे पास भी तो कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए भाई हमने ये किया था। बट अगेन यू आर द एक्सपर्ट, डेफिनेटली आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम जो स्टेट बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी है उसके बारे में बता रहे थे कि क्यों सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स जो है ना वो कम किया गया है हमारे इंटरेस्ट रेट को। अच्छा जी, क्योंकि पैसों की बात हो रही है तो कुछ ऐसी भी शख्सियात होती हैं दुनिया के अंदर जिनके दिल बहुत बड़े बड़े होते हैं, होते वो सेलिब्रिटीज़ हैं। अदरवाइज सेलिब्रिटीज़ के बारे में कहा जाता है ना कि वो अपनी दौलतें बढ़ाते रहते हैं, लोगों के अंदर बांटते नहीं हैं। लेकिन ऐसी शख्सियत, ऐसी एक सिंगर म्यूजिशियन है
जिन्होंने ना सिर्फ हद दर्जा पैसा कमाया है, लेकिन उसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि अपने अमले के साथ भी ना वो करोड़ों डॉलर बांटती फिर रही हैं। करोड़ों डॉलर बांटती फिर रही, बिल्कुल सही कहा आयशा ने। टेलर स्विफ्ट की हम बात करें, जो कि सबसे अमीर खातून सिंगर अब वो बन गई हैं दुनिया की। अमरीकी गुलकारा की मजमूई दौलत की अगर हम बात करें तो 1 अरब 60 करोड़ डॉलर यानी 450 अरब रुपए। बिलियनर, बिल्कुल ऐसा ही है। टेलर स्विफ्ट ने गुलकारा रिहाना उनको भी पीछे छोड़ दिया है। पहले वो टॉप पे थी आई गेस, अब टेलर स्विफ्ट आ चुकी हैं। अच्छा, ये जो आयशा ने कहा है ना अमले में भी बांटती फिरेंगी, सिर्फ वो अपने पास पैसा नहीं रखनी। तो कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि मशहूर गुलकारा टेलर स्विफ्ट उन्होंने अपने अमले को 19 करोड़ 70 लाख डॉलर का बोनस दिया है। हमारा बोनस आने वाला नहीं आने वाला, इसको सुन के मुझे बोनस इतना ना आप अच्छा, अगर आप इतना कमाती तो आप बांटती, वैसे इतना बांटना चाहिए। तो सही पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना, सच सच बताएं भाई। अब मैं इतना पहले देखूंगी पैसा, फिर मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा, 19 करोड़ डॉलर तो मैं भी ना बांटती, थोड़ा कम बांटती, लेकिन बांटती जरूर। खैर, इतना बड़ा दिल शायद टेलर स्विफ्ट का ही हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया ये बता रहा है कि 36 साल की हैं टेलर स्विफ्ट और उन्होंने एरास, उनका एक टूर होता है जिसमें 21 ममालिक का वो दौरा करती हैं और वहाँ पर कॉन्सर्ट की तादाद उनकी होती है 149। इस दौरान उन्होंने टिकटों से कमाए थे 2 अरब डॉलर और उन्होंने कहा कि जब मैंने इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं तो 197 मिलियन डॉलर का उन्होंने अपने अमले को बोनस दे दिया। लोग जो हैं वो अपनी खुशी पर काबू ना रख पाए, आंसुओं पर काबू ना रख पाए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उन्होंने जिस वक्त ये बोनस बांटा ना तो हर अमले को अपने हाथ से लिखा हुआ एक नोट भी दिया। अच्छा। जिसमें उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्ती विश उन्होंने लिखी, एक दुआ उन्होंने लिखी और इजहार तशक्कुर कर रहा था डेफिनेटली उनका अमला, क्योंकि जब इस तरह से बॉसेस आपको काम करने के लिए मिल जाएं तो और कोई बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ज़्यादा पैसे हो तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है, तो इससे अच्छा थोड़ा सा बांट दें। ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसको मजीद हमें डिस्कस करना चाहिए। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास और भी अहम सेगमेंट हैं और भी अहम मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ आपकी और हमारी सेहत की बात करते हैं। मेरी सेहत तो थोड़ी सी ख़राब है, बहुत सारे लोगों की और भी ख़राब हो रही है। ये जो फ्लू के केसेस आ रहे हैं ना पूरे मुल्क में, मैं नहीं चाहती कि आपको भी लगे। थोड़ा सा दूर होकर मैं एहतियात ही करती हूँ कि आयशा की तरफ ना ही वो जाए, लेकिन आप सब ने भी एहतियात करनी है क्योंकि मुल्क भर में ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शहरियों को मोहतात रहने की ज़रूरत है और फिर कौमी इदारा सेहत भी इस बारे में गाहे बगाहे एडवाइजरी भी जारी कर रहा होता है। फ्लू के केसेस में मजीद शिद्दत आ सकती है, ये भी कहा गया है और शहरियों को रश वाली जगह जाने से गुरेज की हिदायत भी की जा रही है। ये सुपर फ्लू जो आई है ना, एक नई किस्म, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये कोविड की कोई नई किस्म आई है। अच्छा, पहले हमने कुछ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा नहीं कोविड से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है जिन पे मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है क्योंकि हम उनके साथ बात करते रहते हैं और उनसे कोई ना कोई मशवरा लेते रहते हैं और हमेशा वो फ़ायदेमंद रहता है। वो कहते हैं कि ये कोविड की ही एक किस्म है, बस हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी सारी अलामात बिल्कुल वैसी हैं। हाँ, इसके असरात या इसकी शिद्दत वैसी नहीं है, बट इसके असरात ऑलमोस्ट या सिम्टम्स ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। तो सुपर फ्लू किस तरह से मुख्तलिफ है कोविड से? अगर ये बिगड़ जाए तो आगे जाकर क्या ये वाकई में नमूनिया बन जाता है? ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं और फिर हमने अपनी इम्यूनिटी को इसके खिलाफ कैसे बिल्ड करना है ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार आगा साहब, जिनको हम प्यार से हकीम आगा कहते हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब, ये डर लगना शुरू हो गया है H3N2, ये सुपर फ्लू, ये फ्लू जैसा ही है, मुख्तलिफ है, कोविड है क्या ये? अरे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। फ्लू हम बड़े प्यार से फ्लू कहते हैं, दरअसल ये लफ्ज़ है इन्फ्लुएंजा। अच्छा। और ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा ए और दूसरी किस्म इसकी, दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इन्फ्लुएंजा बुनियादी तौर पर एक अरबी लफ्ज़ है। अच्छा। और इसके 2 पार्ट्स हैं, इनफ और अंजा। इनफ कहते हैं नाक को और अंजा कहते हैं भेड़ को। भेड़ की बहती हुई नाक। अच्छा। ये आप देखिए, भेड़ जो होती है उसकी नाक हमेशा बहती है। तो इसे इनफुल अंजा कहते हैं। जब अंग्रेजों ने उसे उठाया, उसका तर्जुमा किया तो उन्होंने इन्फ्लुएंजा कर दिया और अब हम इन्फ्लुएंजा को फ्लू प्यार से कहते हैं। ओके, पर ये इतना प्यारा होता नहीं है। ये एटमोलॉजी जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने बताई है। ओके, अच्छा, फिर वैसे मैंने कभी भेड़ को इतने गौर से हर वक्त उसकी बहती रहती है। ओके, तो मुझे भेड़ महसूस होना शुरू हो गया। अच्छा, चले आगे। ये फिर क्या है, ये वाला जो सुपर फ्लू है? बुनियादी तौर पर ये वायरस है, ठीक है। और जो एडवाइजरी
हमारे यहाँ गवर्नमेंट दे रही है, महकमा सेहत दे रहा है, मैं एक और वार्निंग दे रहा हूँ। ये 20 तारीख के बाद पाकिस्तान में शिद्दत के साथ एक नई लहर आएगी। डरा रहे हैं आगा साहब आप इस तरह क्यों? सुपर फ्लू की उसकी वजह यह है कि जो क्रिसमस की हॉलीडेज शुरू हुई हैं यूरोप में और अमेरिका में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पाकिस्तान आएंगे और वो ये वायरस लेकर आएंगे। हमारे यहाँ क्योंकि इम्यूनिटी कम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, और आप ये देखिए कि जो गर्मी है वो वायरस को ख़त्म करती है। सर्दी में वायरस पनपते हैं, फैलते हैं। तो अब उसके बाद वो फैल रहे हैं और वहाँ से आने वाले लोग एक नई किस्म लेकर आएंगे जो 20 तारीख के बाद पाकिस्तान में मौजूद होगी। ये बढ़ेगा, लिहाजा लोगों को बड़ी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसको हमने कैसे ठीक करना। तो जितने भी लोग आने का प्लान कर रहे हैं ना भाई, दवाई शवाई ले लें, आने से पहले अपने आप को प्लीज ठीक कर लें। पता चले यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको पता है पहले ही बड़े मसाइल है बहुत ज्यादा। अच्छा, पहली बात तो ये कि 3 दिन तो आप इसमें कोशिश कीजिए कि कोई टोटकों से काम चलाइए, ठीक है, दवा मत लीजिए 3 दिन। 3 दिन, ओके। अगर 3 दिन बाद ये महसूस हो कि कोई इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए अपने डॉक्टर के मशवरे से, उसके बगैर नहीं। ठीक है। पहले 3 दिन अपनी इम्यूनिटी को कैसे डेवलप करना है? नंबर 1, ये तय कर लीजिए कि आपने किसी भी किस्म का पानी, ठंडा हो या कोई कोल्ड ड्रिंक हो, इस्तेमाल नहीं करना। ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, कोई कोल्ड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक कोई ठंडा पानी से मुराद जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है नहीं? नो, गर्म पानी। गर्म पानी, ठीक है। कुछ दिनों के लिए अपने आप को चाइनीज बना लीजिए, ठंडा पानी भूल जाइए। दूसरी बात जो है वो हमारे यहाँ आम तौर पे 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अदरक, नंबर 2 दालचीनी, और नंबर 3 लौंग। अगर 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 2 अदद लौंगे, ये 1 कप पानी में बॉईल करके छान कर अगर हर शख्स रात को सोने से पहले पीना शुरू कर दे तो उसकी इम्यूनिटी में डेफिनेटली बहुत इजाफा। अदरक का टुकड़ा, दालचीनी और 2 लौंगे। 2 लौंग, ठीक है। अदरक, दालचीनी और 2 लौंगे 1 कप पानी के अंदर बॉईल करके उसका हल्का सा कहवा बना के वो रोजाना रात को सोने से पहले पिए, इम्यूनिटी डेवलप। जो इफेक्ट हुए हैं वो भी, और नॉर्मल जो लोग हैं जो नहीं इफेक्ट, दोनों में फायदा होगा, उसलिए कि ये इम्यूनिटी डेवलप करती है, ये आपको कहीं नुकसान नहीं है। दूसरी बात, जो दवा बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है मुलेठी, लिकोराइस। मुलेठी का इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी में रात को डाल के रख दीजिए, वो पानी पीते रहिए, सारा दिन पीते रहिए, उससे आपके इम्यूनिटी में इजाफा होगा, गले की खराश कम होगी और आसानी से बलगम निकल जाएगा जो अंदर पैदा हो रहा है। उसको फिर बॉईल तो नहीं करना, बस वैसे ही पानी में डाल दें, 1 मरतबा बॉईल करना है, उसके बाद सारा दिन, यानी कि जग में आप बना के रख लें और पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक। तीसरी चीज, अगर हरारत की कैफियत हो तो तुलसी के पत्ते पानी में बॉईल करके पीना शुरू कर दें। ठीक है। तुलसी खाली आंगन के लिए नहीं होती कि आंगन में खड़ी रहे, वो तुलसी बहुत काम की चीज़ है, बासिल है, और आमतौर पे आयुर्वेदा जो है इसे होली बासिल कहती है, वो इसे पूजते हैं। एग्जैक्टली, वो हमने हिंदुइज्म में बहुत देखा है कि इसको पूजा जाता है। बिल्कुल। तो बासिल जो है, होली बासिल, या हम बेसिल लीव्स कहें या तुलसी के पत्ते कहें, ये ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी। और ये कैसे इस्तेमाल करने हैं हमने बेसिल लीव्स? 10 से 12 पत्ते पानी में डाल दें। अगर मैंने अर्ज़ की कि जो मैं 3 चीजें अर्ज कर रहा हूँ जिसमें अदरक है, दालचीनी है, लौंग है, अगर फर्ज करें कि किसी को बुखार की कैफियत हो रही है तो वो उसमें 10 पत्ते तुलसी के भी डाल दे। ठीक है। ओके, तो फिर ये सारी चीज़ों का इलाज हो जाएगा। अच्छा, जो लोग एंटीबायोटिक की तरफ चले जाते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, वो एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिस तरह मैं अपनी तबीयत की भी बात करी हूँ, तो वो अब 10 दिन के बाद मुझे दोबारा सी इन चीज़ों के असरात आना शुरू हो गए, बुखार हुआ, फिर एंटीबायोटिक मैंने 2 दिन ली, ये मेरी शायद गलती, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 2 दिन लेके मैंने छोड़ दी, मैंने कहा ठीक है बेहतर हो रही हूँ, दोबारा 10 दिन के बाद मैं उस पकड़ में आ गई। एक बात तो तय कर लीजिए कि एंटीबायोटिक अगर आपने शुरू कर दी है तो नॉट लेस देन 5 डेज, डॉक्टर के मशवरे के बाद फिर मजीद आप ले सकते हैं, लेकिन 5 दिन से पहले एंटीबायोटिक को ख़त्म कर देना, बीच में ड्रॉप कर देना, ये इंतहाई नुकसानदेह होता है। कि एंटीबायोटिक आपके जिस्म में जो जरासीम हैं उनको मारने के लिए है। अगर वो कम्प्लीटली नहीं मरे हैं और वो उस
एंटीबायोटिक से रेजिस्ट कर गए हैं तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि वो कोर्स मुकम्मल करना है आपने जब तो भी ये हम पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि एंटीबायोटिक अगर आपके एक डॉक्टर ने लिखी है तो प्लीज़ उसके कोर्स को कंप्लीट कीजिए, दरमियान में छोड़ देना आपके लिए नुकसानदेह होगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि वाहिद हल जो है ना, अगर आपने सुपर फ्लू से लड़ना है या इसके अलावा किसी भी बीमारी से, तो अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें। और इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए आगा साहब ने जो 3 चीज़ें बताई हैं वो एक मरतबा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। अदरक, दालचीनी और 2 लौंग, इसको आपने 1 कप पानी के अंदर बॉईल करके ये पीना है, इससे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। मुलेठी जो है उसको आप एक दफ़ा बॉईल कर लीजिए और उस पानी को पूरा दिन इस्तेमाल करते रहिए। उसके बाद बेसिल लीव्स यानी कि तुलसी के पत्ते 8 से 10 लेकर उनको भी पानी में आप रख सकते हैं, बॉईल करके पीना है, वो भी बॉईल करके आप पी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं है इन चीज़ों। बिल्कुल। और दूसरी एक और बहुत चीज़ वो ये कि इसके बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है इस फ्लू के बाद। तो उसको दूर करने के लिए दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के, 1 पाव दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के बॉईल कर लें और ये रोज़ाना रात को सोते वक्त पीते रहें कम से कम 10 दिन तक। इससे पहला फ़ायदा जो होगा, क्योंकि हल्दी की ये क्वालिटी है कि वो आपके जितने भी अखलात हैं या जितने भी मसाइल हैं उनको नरम करती है, बलगम को नरम करती है, तो आसानी से निकल गई। अब जिन लोगों को ये वाला फ्लू हो जाता है उन लोगों को ड्राई कफ रहती है और बड़े अरसे तक रहती है। अगर ये इस तरह कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों को ड्राई कफ हो रही है वो रात में सोते वक्त 1 चम्मच शहद ले लें, उसमें एक चुटकी काला नमक या 1 चुटकी काली मिर्च डाल करके इसको चाट लें तो उससे गले की खराश जो है वो कम हो जाएगी। या एक चॉकलेट जितनी गुड़ ले लें और उसे सॉलो करें तो ये बहुत अच्छा है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी बता दिए आगा साहब ने, पोस्ट केयर भी बता दिया और इस अपने आप को कैसे बचाना है वो भी बता दिया, इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करनी है उसके बारे में भी, घर के अंदर रहते हुए आप क्या क्या कर सकते हैं आम चीज़ों से जो किचन में आपकी मौजूद होती हैं। तो भाई क्या कहाँ से मिलेगा आपको ये खजाना। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपकी सेहत जब अच्छी होगी ना तो आपके घर वालों के लिए भी आप उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, उनके साथ खुश रह सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अपना ख्याल रखें और अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करें। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मज़ीद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लेते हैं और अपने शाहीन आफरीदी की बात कर लेते हैं जिन्होंने बिग बैश लीग में अपना डेब्यू किया, लेकिन वो कोई इतना अच्छा या खुशगवार नहीं हो सका है। एम्पायर ने ओवर के दौरान ही उन्हें ओवर के दरमियान ही हटा दिया। शाहीन आफरीदी बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हेड की नुमाइंदगी कर रहे हैं और यहाँ पर डेब्यू मैच में उन्होंने 2.4 ओवर्स में 43 रन दिए और फिर विकेट भी उन्होंने कोई नहीं ली। ब्रिस्बेन हीट के अंदर वो शामिल हैं और शाहीन ने अपने तीसरे ओवर में 2 बीमर्स करवाई थी। और बीमर्स के बारे में हम जानते हैं इलीगल डिलीवरी है, आईसीसी रूल्स के मुताबिक आप नहीं करवा सकते हैं, जिसके बाद एम्पायर ने उन्हें बॉलिंग कराने से रोक दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक और स्टार बैटर है मोहम्मद रिजवान, वो भी अपने डेब्यू को यादगार नहीं बना सके। मेलबर्न रेनिगेट्स की नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद रिजवान ने 10 गेंदों पर सिर्फ 4 रन स्कोर किए। यानी कि बिग बैश लीग के अंदर भी हमारे खिलाड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए, बट आई हैव टू टेल यू गाइस कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर क्रिकेट एंड विद आवर क्रिकेटर्स। अच्छा, हमने साथ साथ ये भी बताना है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर क्या हो रहा है और जो पोटस हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप, 89 नशरियाती इदारे BBC के खिलाफ अब क्या एक्शन लिया है, जरा ये भी बता दें। हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है भाई अब, और अमरीकी सदर ने उनका 6 जनवरी 2021 की तकरीर का एडिट जो है वो एडिट शुदा जो क्लिप है उसे नशर करने पर इदारे के खिलाफ फ्लोरिडा में $5 अरब हर्जाने का मुकदमा दायर किया। अमरीकी सदर का इस बारे में ये कहना था कि BBC की जानिब से उनकी तकरीर को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया और ट्रंप ने यह भी कहा कि इदारे के इस अमल से उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। और BBC पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी ट्रंप के ऊपर और उन्होंने उनकी जो तकरीर है उनके मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ा और फिर एक तासुर देने की कोशिश की कि कैपिटल की जानिब जो मार्च करने की तरगीब है या लोगों को उकसा रहे हैं वो ट्रंप उकसा रहे हैं। रिमेंबर कैपिटल हिल पर अटैक हुआ था और ट्रंप के सपोर्टर्स की जानिब से ये अटैक किया गया था। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरी तकरीर जो है ना उसके टोटे जोड़े गए थे और टोटे जोड़कर एक ऐसी तकरीर बनाई गई जिससे ये तासुर मिला कि शायद मैं उनको कह रहा हूँ कि आप जाएं और जाकर जो है ना कैपिटल हिल पर अटैक करें।
तो इसकी वजह से उन्होंने BBC के ऊपर अब किया है हत्क इज़्ज़त का मुकदमा और ये भी कहा है कि जनाब आप ये हर्जाना अदा करें और माफ़ी भी मांगे। इससे पहले कुछ इस्तीफ़े भी सामने आ चुके हैं, ट्रम्प से माजरत भी की जा चुकी है BBC की तरफ से, और बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हैं जो कि बड़े आला ओहदों पर फाइज थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है उनके लिए। लेकिन ट्रम्प कहते हैं कि नहीं भाई गलती किया तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लेट्स सी ये मामला किस जानिब जाता है और इस सिलसिले में क्या किया जाता है अब डी की जानिब से, क्योंकि बॉल अब उनकी कोर्ट के अंदर है। वक्त हो चुका है ख़त्म हमारे प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।